तो चलिए आज का स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच। वो अपने स्कूल के लिए आज बहुत लेट हो गया है। वो आज जल्दी जल्दी बहुत डरा हुआ अपने घर से निकला, क्योंकि उसके टीचर मिस्टर एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल के नियमों को याद करने दिया था, जो कि उसने नहीं किया था। स्टोरी स्टार्ट होती है। फ्रेंच कहता है, उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला था और फटाफट से बड़ा डरा हुआ था, विशेष रूप से इसलिए कि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल पर सवाल पूछेंगे और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्षण भर के लिए मैंने उस स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। कैसा सुहावना और चमकीला दिन था। जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और सारा 8 मील के पीछे कुछ खुले मैदान में पर्शियन सैनिक परेड कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था, परंतु मुझ में प्रतिरोध करने की क्षमता थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसके पास से गुजरा, तब नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। तो पिछले 2 वर्ष से हमारी स्कूल की सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। युद्ध में पराजय, सूखा, कमांडियन ऑफिसर की आज्ञा के बिना रोक। मैंने सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। फिर जब मैं तेजी से जाता हुआ उस लोहार के पास से गुजरा तो जो अपना चेले और दोस्त के साथ समाचार पढ़ रहा था, वह मेरे पीछे से बोला, बॉब, इतने तेज मत जाओ, तुम स्कूल काफी वक्त से पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और हाफता हुआ एम हेमल के पीछे बगीचे में पहुंचा। तो प्रायः स्कूल के आरंभ होने के समय बड़ा शोर होता था, जिसे बाहर सड़कों पर सुना जा सकता था। डेस्क का खुलना और बंद होना, बेहतर समझने के लिए अपने हाथ को अपने कान पर रख के ऊंचे स्वर में पाठ को दोहराए जाना और अध्यापक के बड़े रूलर के बार बार बेंच पर बजाना। पर अब सब कुछ ऐसा शांत था। मुझे आशा थी कि शोर के बीच किसी की नजर में आए बिना अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, पर उस दिन वाकई चारों ओर ऐसी शांति थी मानो रविवार की सुबह हो। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे और एम हेमल अपने लोहे के भयंकर रूलर के बगल में दबाए इधर उधर चल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितनी शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी कृपा के साथ कहा, नन्हे फ्रेंड, सिर्फ अपने स्थान पर पहुंच जाओ, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ कर चुके हैं। तो बेंच के ऊपर से कूदकर मैं अपनी डेस्क पर बढ़ गया। तब तक अपने डेस्क पर मैं कुछ काबू न कर पाया। मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपने सुंदर हरा कोट, अपनी झालीदार कमीज और पूरी तरह कढ़ाई की हुई अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन और पुरस्कार के दिन के सिवाय कभी नहीं पहना करते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल का इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था, परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया वह कि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछली बेंच पर गांव के लोग बैठे थे, जो हमारी तरह शांत थे। बिन अपने तिकोने टोपी पहना बूढ़ा हंसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनकी अतिरिक्त कई अन्य हर व्यक्ति उदास लगता था। और बूढ़ा हंसर अपनी प्राइमर लेकर आया था। उसके किनारे मुड़े हुए थे और इसने उसे अपने घुटने पर खोल कर रखा था। उसको बड़ा चश्मा पंजे के बीच में पड़ा था। फ्रेंच कहता है, जब मैं इस सब के बारे में विस्मित हो रहा था, एम हेमल ने अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उससे मुझको बात करते हुए अपनाया था, बोला, मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा तुम्हारा पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ है। ब्रेलिन से हुक्म आया है कि अलास्का और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। कैसा चौंकने वाली और अनउपेक्षित शब्द थे ये मेरे लिए। ओह अभागे लोग! तो यह था उन्हें टाउन हॉल पर लगाया हुआ था। और अंतिम फ्रेंच का पाठ। अरे मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आया था। ये फ्रेंच बोलता है कि अरे मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आया था, अब मैं आगे बिल्कुल ना पढ़ूं, फिर मुझे यहीं रुकना होगा। ओह मुझे कितना दुख हो रहा है
कि पक्षियों के अंडे खोजना या सर पर फिसलने के लिए अपने पाठ छोड़कर चला जाता था। मेरी पुस्तक को कभी कुछ देर पहले ही बकवास नजर आती थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था। अब वे ही ग्रामर और संतों के इतिहास मुझे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और यह सोचकर कि अब वह सब जा रहा है, अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मिस्टर एम हेमल के रूलर और उसकी विचित्र को भूल गया बेचारा। तो इस अंतिम पाठ के सम्मान में आज उसने रविवार के दिन पहने जाने वाले बढ़िया कपड़ा पहने थे। और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति कमरे के पीछे बैठे थे, इसलिए कि उन्हें भी दुख हो रहा था कि वे स्कूल में ज्यादा क्यों नहीं आए। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की अधिक की सेवा के लिए धन्यवाद करने का यह उनका तरीका था, और वे अपने उस देश के प्रति का आदर प्रकट कर रहे थे जो अब उनका नहीं था। जब मैं यह सब सोच रहा था, फ्रेंच बोलता है, जब मैं यह सब सोच रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। फ्रेंच ये सब जब सोच रहा था तो उसका नाम पुकारा गया। अब सुनने का नंबर मेरा था। पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को सुनने का योग्य बनने के लिए क्या कुछ न दे देता अगर मैं उन्हें ऊंचे स्वर स्तर में बिना किसी गलती के सुना सकता। परंतु प्रथम शब्द ही मैं ही भ्रमित हो गया और धड़कते दिल से अपने डेस्क पर पकड़कर खड़ा रह गया। नजर ऊपर उठा देखने की हिम्मत मुझ में ना थी। मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे थे, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा। देखो बात क्या है, प्रतिदिन हम स्वयं ही कहते बड़ा बड़ा समय मेरे पास है, मैं इसे कल याद कर लूंगा। अब तुम देखो हम कहाँ निकल आए। ओह, एलेक्सा के साथ यह बड़ी मुसीबत है, वह पढ़ने का काम के लिए टाल देता। अब वे बाहर के लोग जो तुमसे मिलेंगे उन्हें यह पूछने का अधिकार होगा, क्या बात है तुम अपने फ्रांसिस कहते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। लेकिन बेचारा नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। बहुत बातें के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे, वे तुम्हें किसी खेती या फैक्ट्री में काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे ताकि कुछ और पैसे मिल सके। और मैं, दोष मेरा भी है। क्या मैं तभी तुम्हें पाठ पढ़ाने का स्थान पर अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। मिस्टर एम हेमल फ्रेंच की भाषा की बात करता रहा, कहता रहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत, कि हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी होगी और हमें कभी इसे ना भूले, क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है जब तक वे अपनी भाषा को कसकर पकड़ते रहते हैं तब तक ऐसे ही मानो कि उनके पास उनके अपनी जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोली और हमारे पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर हैरान था, फ्रेंच बोलता है कि मैं यह देखकर हैरान था कि मैं उसे कितनी अच्छी तरह समझ रहा था। जो भी वह बोल रहे थे कितना आसान लग रहा था, कितना आसान। मैं यह भी सोचता कि मैं कभी इतना ध्यान से सुना नहीं था, यह कि कितना धैर्य से उसने हर बात को कभी समझाया नहीं था। कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था और एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिरों में भर देना चाहता था। ग्रामर के बाद हमने लिखना सीखना था। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे जिन पर सुंदर गोले लिखावट से लिखा गया था, फ्रांस अलास्का, फ्रांस अलास्का। ये छोटे छोटे झंडे जैसे लग रहे थे। कैसी शांति सा छा गई थी। कागज के ऊपर पेन की रगड़ की आवाज एक ही मात्र आवाज थी। एक बार कुछ ग्वेलियर उड़कर अंदर आ गए, पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दी। जहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे ने भी, जो मछली पकड़ने में हुक ट्रेस करता था, मानो यह भी फ्रेंच की हो। छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे। मैंने मन में सोचा, फ्रेंच बोलता है, मैंने मन में सोचा, क्या वे इनसे भी जर्मन गवाएंगे, कबूतरों से भी? जब भी मैं अपनी कॉपी से सिर उठाकर देखता तब मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर अचल बैठे हुए देखा। कभी कभी एक तो कभी दूसरी चीजों पर टकटकी लगाकर देखते हुए देखा। मैंने वो अपने दिमाग में
बास लेने सोच चाहता था कि छोटी सी स्कूल कक्ष में हर वस्तु कैसी लग रही थी। जरा सोचो, 40 वर्ष तक वह उसी स्थान पर रह चुका है, बिल्कुल इसी तरह। खिड़की के बाहर उसकी बागीचा और उसका क्लास उसके सामने, केवल डेस्क पर बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बगीचे में लगे अखरोट के वृक्ष अधिक ऊंचे हो गए थे और हाइवेन, जिसे उसने खुद रोपा था, खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंच गई थी। इन सब को छेड़ते हुए उसका दिल कैसा टूटता होगा। बेचारा, ऊपर बहन के चलने की आवाज सुनकर जो ट्रंक पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़ना था। परंतु उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर पाठ का अंत तक सुना। सुलेख के बाद हमारी इतिहास का पाठ था और फिर शिशु ओपन बी बी बो बी बोलकर याद कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल बूढ़े हंसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथ से अपनी प्राइमर पकड़ उनसे अक्षर पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। अवेक से भरी उसकी आवाज कांप रही थी। उसको देखना ऐसा मनोरंजन अभाव था कि हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे। ओह, कितनी अच्छी तरह मुझे याद है वह अंतिम पाठ। बिल्कुल तभी चर्चा ही खड़ी कि बाहर आवाज आए। उसके बाद धार्मिक पूजा पाठ। ठीक उसी सन ड्रिल के लौटते हुए पर्सियन लोग ने नगाड़े हमारी खिड़की के नीचे बजाने लगे। अपनी कुर्सी से बहुत पीले हुए एम हेमर उठ खड़े हुए। मुझे वह काफी इतना लंबा नहीं लगा था। मेरे मित्र, वह बोले। मैं पर किसी चीज ने रोक रखा। वह आगे नहीं बोल सके। तब मैं ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े और एक चौक उठाई और अपने सारी शक्ति लगाकर अपने बड़े अक्षर में वह लिख सकते थे। लिखा, फ्रांसिस जीवित रहे, वीवा लाला, स्कूल डिसमिस, यू मे गो। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School dismissed, you may go. तब वह रुका और अपने सिर की दीवार के झुकाते हुए बिना कोई शब्द बोले उसने हमें अपने हाथ से संकेत किया, स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। So thank you for watching the video till end. अगर आपको कहीं क्वेरीज है, अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।